अब हम लोग इलेक्ट्रॉन में दो चीज़ों की खोज करेंगे। एक चीज़ की खोज करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान की, और एक चीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की। आप जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात कर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो आपको पता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिवली होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है का मान ज्ञात किया गया था मिल्लिकन तेल बूंद प्रयोग। मिल्लिकन ने तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किया। वैज्ञानिक मिल्लिकन ने तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किया था। तेल बूंद प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग था। मैं आपको इसका अच्छे से डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। मिल्लिकन ने क्या किया, एक बंद बॉक्स है, लाइन सीधी खींच दी। मिल्लिकन ने प्रकार से, ये डायग्राम तो कोई परीक्षा में आएगा नहीं। फिर आप सोचोगे सर आप बना क्यों रहे हो, मैं पागल हूँ? पागल भी नहीं हूँ मैं, अर्जित तो समझदार हूँ, फिर भी बना रही हूँ ताकि आपके थोड़ा समझ में ठीक है। अब देखो यहाँ एक काम में लिया इसने कणित्र, तो हम एटोमाइजर बोलते हैं। कणित्र। अब हालांकि ये डायग्राम हम लोग बने बनाए भी ले सकते थे, लेकिन मुझे पता है कि आज तो हम बने बनाए ले लेंगे, लेकिन आप लोगों को फिर आदत पड़ जाएगी, आप आगे शिक्षक बनने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे सरकारी स्कूलों में मिले। ये एक उपकरण लिया है, इसका नाम होता है कणित्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटोमाइजर। इस कणित्र में यहाँ भरा रहता है तेल, ऑयल। ये तेल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो प्लेटें लेंगे हम लोग काम में। प्लेट, विद्युत आवेशित प्लेट है ये दो प्लेटें हैं। अब गौर से सुनना, जो नीचे वाली प्लेट है ये ऋणावेशित प्लेट है, ऊपर वाली धनावेशित। और ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा छोटा सा छेद है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। यहाँ पर भी एक छोटा सा छेद है, और इस छेद से भेजी जाती है एक्स किरणों को। एक्स किरणें नाम सुना आपने, विलियम रोंजन ने इसकी खोज की थी। ये होती हैं एक्स किरणें, जिनको हम यहाँ से भेजेंगे। इन किरणों को देखने के लिए यहाँ एक लगाएंगे हम लोग सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है। अब आप डायग्राम को बढ़िया तरीके से समझ। मुझे पता है बच्चों ने पढ़ाया है पहले, उनको यहाँ से आता है, लेकिन अब मैं जो बातें बताऊंगा वो चीज़ें परीक्षा में वो बच्चों को कम आ पाएगी। इस कणित्र को यहाँ से दबाएंगे। वो जो गर्मियों के दिनों में आजकल आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं ना, वह साइकिल के ऊपर एक बोम्पू सो टंगाइडो रखे। मैं तो पहले टाबर होता जब आवाज़ सुन के बाजता बोम्पू है, घरेलू लकड़ होता वह बेच के कुल्फी खाइया। ऐसा यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से दबेगा तो तेल की बूंदे, तेल की फुहार यहाँ आएंगी, यहाँ आएगी। अब ये देखो धनावेशित जो प्लेट है, जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देखना आप लोग, यहाँ एक
छेद किया है और इस छेद से तेल की बूंद यहाँ आएगी। अब जो मैंने बनाई है ये तेल की बूंद है जो बड़ी बनाई है मैं। अब ध्यान से सुनोगे, देखो ये प्लेटें हैं दो, ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। यहां वायु के कण थे, वायु के कण थे, यहां से आई एक्स किरणें। एक्स किरणें किससे बनी होती हैं? वास्तव में एक्स किरणें इलेक्ट्रॉन से होती हैं। कैथोड किरणें और एक्स किरणों में एक अंतर है। कैथोड किरणों की ऊर्जा कम होती है, एक्स किरणों की ऊर्जा कैथोड किरणों से बहुत ज़्यादा होती है। एक्स किरणें जो है वो फास्ट गति करती हैं, तेज गति करती हैं, बस यही फर्क है। एक्स किरणें यानी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आए तो गैस के जो कण होते हैं, ये गैस के कण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कैथोड जो किरण थी, कैथोड किरणें गैस के संपर्क में आएंगी, ये जो एक्स किरणें हैं ये गैस के संपर्क में आएंगी, तो गैस के संपर्क में आने से गैस के कण जो हैं वो ऋण आवेशित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस के कण जैसे ही इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गैस के कणों को ऋणावेशित ही करेंगे। अब ये तेल की बूंद है, तेल की बूंद क्या करेगी? इन गैस के कणों का अधिशोषण करेगी। ध्यान से सुनना, ये तेल की बूंद क्या करेगी? गैस के कणों का अधिशोषण करेगी। क्लियर? इससे तेल की बूंद खुद ऋणावेशित हो जाएगी। आप लोगों को ये कहानी समझ में आई है कि नहीं आई? ये तेल की बूंद थी, तेल की बूंद ने ऋणावेशित गैस के कणों का अधिशोषण कर लिया, इससे यह तेल की बूंद जो है ये हो जाएगी ऋणावेशित। ऋणावेशित क्यों? क्योंकि तेल की बूंद ने गैस के कणों का किया अधिशोषण। मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि आगे लिख देते हैं, चलो आगे। एक्स किरणों से जो पात्र है, एक्स किरणों से पात्र में गैस के कण ऋणावेशित हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। इन कणों का तेल बूंद अधिशोषण करती है। भी यह परिघटना ध्यान रखना, अवशोषण नहीं होता है, अधिशोषण होता है। और परीक्षा में सत्य असत्य के कथन में यही आता है कि तेल की बूंद ऋणावेशित कणों का अवशोषण करती है। तो याद रखना, अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है, अधिशोषण होता है। तो तेल की बूंद जो है वो इन कणों का करती है अधिशोषण कर लेती है, इससे तेल बूंद ऋणावेशित हो जाती है। तेल की बूंद क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो। अब आप फिर ध्यान, ऋणावेशित हो। अब जो तेल की बूंद है इस पर 3 प्रकार के बल लगे। अब तेल बूंद, अब का मतलब इस ऋणावेशित तेल बूंद पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। अब बताता हूं भाई, मैं समझा दूं, ध्यान से देखो। ये ऊपर थी धनावेशित प्लेट, नीचे थी ऋणावेशित प्लेट। तेल की बूंद आई, तेल की बूंद आई, तेल की बूंद ऋणावेशित थी। तेल की बूंद पर पहला बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। वो तो सभी पर लग रहा है, आप पर भी लग रहा है, मेरे पर भी लग रहा है, सभी पर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल बूंद पर नीचे की ओर लगे, नीचे की ओर। कैसे?
गुरुत्वाकर्षण बल इस बूंद को नीचे ले जाएगी। तो चल बेटा नीचे चल, नीचे चल। क्लियर, समझ गए आप लोग बात। दूसरा, अब लगेगा दूसरा स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। स्थिर वैद्युत को कूलाम नाम भी दे सकते हैं आप लोग, कूलाम बल भी कह सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्यों लगेगा? क्योंकि तेल की बूंद ऋणावेशित है और नीचे जो प्लेट है ये प्लेट ऋणावेशित है। जैसे ही तेल की बूंद इस ऋणावेशित प्लेट के पास आएगी तो प्रतिकर्षित होगी, जिससे तेल की बूंद ऊपर की ओर जाएगी। दो ऋणावेशित कणों के बीच लगने वाले बल को या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ यह स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो ऊपर की ओर लगने का कारण है कि नीचे ऋणावेशित प्लेट लगाई है हमने और ऊपर धनावेशित प्लेट लगाई। अब कोई कह दे गुरुजी ओ गुरुजी ओ जे मिली कने तड़ाए धनावेशित प्लेट ले लें तो और ऊपर ऋणावेशित प्लेट ले लें तो क्यों तो क्यों को नहीं तो बाबूड़ा आप प्लेट पर बूंद तला आगे पड़ जाती और कहानी खत्म हो जाती। बिल्ली कन रोटी खा के सो जानतो तो इलेक्ट्रॉन को आवेश जानतो उनको बात है। जयराम जी की। तीसरा, दो प्रकार के बल तो समझ में आए। तीसरा बल लगता है श्यान बल। तीन प्रकार के बल लगते हैं। तीसरा है श्यान बल। श्यान तो क्योंकि बूंद द्रव है इस कारण से इस पर बल लगेगा ही लगेगा, वो श्यान बल होगा। और घर्षण बल भी लगता है हालांकि वायु के साथ। तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है, तेल बूंद पर तीन प्रकार के बल लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगा? वो तो हर कण पर लगेगा जो दुनिया में है। फिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा बूंद और ऋणावेशित प्लेट के बीच। श्यान बल लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा द्रव बूंद पर श्यान बल। या आप लोग अब इस बात को समझे। अब वैज्ञानिक इसने मिलिकन ने क्या काम किया, इस प्लेट का ऋणावेशित प्लेट यानी विद्युत क्षेत्र इस प्रकार लगा दिया, इसका ऋणावेश इस प्रकार सेट कर दिया कि ये तेल की बूंद प्रतिकर्षित हो, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को समाप्त करे। ये बूंद ऐसे नीचे गिर रही थी, नीचे ऋणावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित बूंद है। बूंद नीचे आ रही थी, ये प्लेट इस बूंद को प्रतिकर्षित कर रही है। प्रतिकर्षित करने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन आप यदि इस ऋणावेश के मान को, नेगेटिव चार्ज के मान को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये बूंद इस प्लेट से प्रतिकर्षित हो जाएगी और बीच में लटक करके रह जाएगी, संतुलित स्थिति में आ जाएगी। इस संतुलित स्थिति में यहाँ इस बूंद के आवेश का मान ज्ञात किया वैज्ञानिक मिलिकन ने। तो Q मान आया और Q बराबर NE आया, जो आवेश का क्वांटीकरण था। यहाँ E बराबर Q बटा N के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किया था। मैं जरा थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। मिलिकन ने विद्युत क्षेत्र प्रकार आरोपित किया, कि ऋण प्लेट बूंद को प्रतिकर्षित कर गुरुत्वीय बल के प्रभाव को समाप्त कर दे। इस सेंटेंस आया हुआ है अभी, प्रभाव को समाप्त कर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि
जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय बल बराबर हो गया फिर वैद्युत बल के। अब गुरुत्वीय बल क्या कर रहा था, बूंद को नीचे ला रहा था। फिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या कर रहा था, बूंद को ऊपर ले जा रहा था। दोनों बलों के मान बराबर हो गए, बूंद संतुलित अवस्था में आ गई। ठीक है, तो बूंद बीच में रुक गई। अब यहां आवेश का क्वांटीकरण मिलिकन ने सिद्ध किया। आवेश का क्वांटीकरण मिलिकन ने सिद्ध किया। आप लोग आवेश का क्वांटीकरण जानते ही हो, यानी मिलिकन ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर NE होता है। हाँ, E बराबर Q/N से इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान निकाला, तब E इक्वल टू आया माइनस का 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये मान कूलाम जो है ये मिलिकन ने निकाला है इलेक्ट्रॉन के आवेश का। क्या आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने बड़े ही प्रेम से आप लोगों को मिलिकन का तेल बूंद करवाया है, उतने ही प्रेम से अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना आप लोग। अब आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, यानी E/m ज्ञात कर। विशिष्ट आवेश E/m, पहले तो आप लोग ये देखो कि E/m क्या चीज। E/m का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जी मैंने विशिष्ट आवेश ज्ञात करने की विधि की है, फिर वो तो आवेश और द्रव्यमान में भाग दे दो तो राजा को क्या रुक जा को नहीं आवा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति किलोग्राम। आपको पानी पी लें, चलो। अब देखो, आप लोग ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, आपको मैं कहता हूं कि E/m ज्ञात करो और आपको E और m का मान पता ही नहीं है कितना, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो कैसे ज्ञात करोगे? गुरुजीव तो याद को नहीं है। तो फिर यही किया था थॉमसन ने, मिलिकन से पहले प्रयोग किया। इसको पता नहीं है आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश या E/m जो ज्ञात किया था, ये ज्ञात किया है वैज्ञानिक थॉमसन। वैज्ञानिक थॉमसन, समझ गए आप लोग बात? इसका मान 1.1 गुना 10⁻11 आएगा। वो तब आएगा जब हम लोग थॉमसन की विधि को थोड़ा पढ़ लेते। मैं आपको इसकी विधि का डायग्राम थोड़ा सा बता देता हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। थॉमसन ने जो विसर्जन नलिका ली थी, वो विशेष आकार की विसर्जन नलिका ली थी। वो आकार कुछ
प्रकार का था, ऐसा। ये विसर्जन नलिका है, ठीक है। इसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है, यहाँ पर एक पर्दा, इस पर जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थ का लेप किया हुआ है। यानी ये एक ऐसा पर्दा है जो प्रतिदीप्त पर्दा है, प्रतिदीप्त उत्पन्न होगी। थोड़ा बता दूं मैं यहाँ पर कि पर्दा है जो प्रतिदीप्त पर्दा है, प्रतिदीप्त पर्दा है, पर्दा है पर्दा। ये विसर्जन नलिका है, का आकार कुछ अलग है। थॉमसन ने E/m के लिए विसर्जन नलिका कुछ इस प्रकार की ली। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो। थॉमसन ने यहाँ पर विशेष आकार के एनोड और कैथोड लिए थे, ठीक है, ठीक है। इनको हाई वोल्टेज से जोड़, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। ये यहाँ पर हाई वोल्ट, खैर हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ हमने यहाँ लगा दिया विद्युत क्षेत्र और साथ में यहाँ आरोपित कर दिया चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबक भी लगी है एक, को बनाने के लिए उचित डायग्राम या उचित स्पेस मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ N और S करके दर्शा देता हूँ कि यहाँ एक ऐसे विद्युत चुंबक या चुंबक भी लगी है जिसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। कैथोड से कैथोड किरणें निकलेंगी। ये कैथोड किरणें इस प्रकार से आगे जा रही हैं। अब आपको जो चीज मैं अब बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, यानी विद्युत क्षेत्र है, या ऐसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। यदि कैथोड किरण जो है वो इन प्लेटों की अनुपस्थिति में सीधी आएंगी और यहां आकर के किसी बिंदु से टकराएगी। मान लीजिए बिंदु को BPX जो लिख रहे हैं वो है। एक बार फिर से, कैथोड किरण यदि आप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तो सीधी रेखा में आकर के सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो सीधी रेखा में गमन करेगी तो ये बिंदु B से टकरा जाएंगे। लेकिन यदि आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, ध्यान से सुनो, यदि आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो कण है कैथोड कण जो सीधा जा रहा था, ये धन प्लेट से आकर्षित होगा और अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाएगा और बिंदु A से जाकर के टकराएगा। यदि आप विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जो कैथोड किरण है वो इलेक्ट्रॉनों से बनी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और यह बिंदु A से टकराएगा, यानी अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुंज जो है इसमें डेविएशन उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो यह इस प्रकार से बिंदु C पर आकर के टकराएगा कण। समझ गया बात? अब ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र कण को ऊपर खींचेगा, चुंबकीय क्षेत्र कण को नीचे खींचेगा। यदि दोनों क्षेत्र लगा देते हैं और दोनों की प्रबलता इस प्रकार से संतुलित कर देते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकें, तो ऐसी स्थिति में भी कैथोड किरण सीधी आकर के टकराएंगी, सरल पथ में करेगी, विचलन नहीं दर्शाएंगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र जो है इस प्रकार लगाया जाता है कि कैथोड किरण का विचलन ऊपर की ओर हो। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार लगाया जाता है कि कैथोड किरण का विचलन नीचे की ओर। अब हमने यहाँ दोनों क्षेत्र लगाए, हमने का मतलब मैं या थे कौन लगाया, वो जो है वो काम करने लाग रही है थॉमसन। थॉमसन के करियो
दोनों क्षेत्र लगा दिए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सेट कर दी कि विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन को जितना ऊपर खींचेगा, चुंबकीय क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही नीचे खींचेगा। तो कण जो था उसका परिणाम जो है वो सीधा गति का और सीधे पथ में जाएगा। के बाद में इसकी एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन से अपने को कोई लेना देना नहीं होता। समझ गए आप लोग बात? आप तो यहाँ ये याद रखेंगे कि ये डायग्राम तो बना ही दिया। अब ऐसे याद रखो इस चित्र को देख करके कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरण पुंज, यह कैथोड किरण पुंज था, कैथोड किरण उत्पन्न की गई है। कैथोड रेज का जो पुंज है, ये कौन सा पॉइंट लिखा है क्या आपके यहाँ? लिखा नहीं? देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, ऐसे ध्यान में रहेगा आपके, ऐसे। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पुंज जो है वो बिंदु बी पर टकराएगा। पुंज पर्दे के बिंदु बी पर, यानी विचलन नहीं दर्शाएगा भी, बिंदु बी पर टकराएगा। नंबर 2 पॉइंट, केवल विद्युत क्षेत्र लगा दें। केवल विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो कैथोड किरण पुंज है ये बिंदु ए पर टकराएगा, क्योंकि ये जो कैथोड किरण आ रहे हैं इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र लगाने पर यह बिंदु ए पर टकराएगा और केवल चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर यह बिंदु सी पर टकराएगा, यानी नीचे की ओर टकराएगा। ये मेरा यहाँ समझाने का जो अभिप्राय है वो ये है। थॉमसन ने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को प्रकार व्यवस्थित किया। कि कैथोड किरण पुंज बिना विचलित हुए बिंदु बी से टकराए। यानी आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक थॉमसन ने क्या काम किया। थॉमसन ने संतुलित अवस्था में लाने का प्रयास किया। इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है इसकी प्रबलता को इतना सेट कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को प्राप्त कर सके और ये आराम से बिना विचलित से सीधा निकल सके। समझ गए आप लोग बात? अब जो कैथोड किरण जो विचलन हुआ है, कैथोड किरण का पथ से विचलन जो हुआ है ये 3 कारकों पर निर्भर करेगा। देखो विचलन का मतलब क्या हुआ, कैथोड किरण सीधी इधर जानी चाहिए थी लेकिन ये ऊपर गई या नीचे गई, तो यहाँ कुछ विचलन, कुछ डेविएशन आया। कैथोड कण के
पथ का विचलन 3 कारकों पर निर्भर करता है। 3 कारकों पर निर्भर करता है। जो कैथोड किरणें हैं ये पथ से विचलित हो रही हैं। अब कब ये ज़्यादा विचलित होंगी, कब ये कम विचलित होंगी, तो यहाँ ये 3 कारकों पर निर्भर करेंगी। नंबर पहला आएगा पथ का विचलन, यानी डेविएशन इन पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ पार्टिकल, आवेश कण का। कैसे? ये धनावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित प्लेट है, ये कोई कण आ रहा है, ये कण जिस पर नेगेटिव चार्ज है इधर आ रहा है। यदि इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को आप इंक्रीज कर देंगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा आकर्षित होने की वजह से यह कण इसकी ओर गति करेगा। आप लोग इस बात को समझे या नहीं समझे? दूसरी बात, जो पथ का विचलन है, पथ का विचलन समानुपाती होगा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दोगे, इस प्लेट का पॉजिटिव इंक्रीज कर दोगे, तो जो कैथोड कण या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो ऊपर वाली प्लेट से ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा, नीचे वाली प्लेट से ज़्यादा प्रतिकर्षित हो जाएगा और ये ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, जिससे पथ का विचलन बढ़ जाएगा। नंबर 3 बात है, जो पथ का विचलन डेविएशन है ये कण के द्रव्यमान यानी मास ऑफ पार्टिकल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? मान लीजिए कण भारी होगा तो वो ऊपर जाने में दिक्कत महसूस करेगा, जो ऊपर जा नहीं पाएगा, विचलित कम होगा। क्लियर? आप लोग इस बात को ज़रा ध्यान रखना कि इस प्रकार पथ जो है वो 3 प्रकार से विचलन होता है। वैज्ञानिक थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए जो विशिष्ट आवेश निकाला, या इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात भी कहते हैं इसको, आवेश द्रव्यमान अनुपात जो निकाला था, का मान इस प्रयोग में डेरिवेशन के बाद, मैंने डेरिवेशन नहीं करवाई है क्योंकि डेरिवेशन हमें करनी ही नहीं है, डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है। 1.75 गुणा 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम आया। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना होगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक जो मैंने बताई है वो बताई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, इलेक्ट्रॉन के आवेश की मान को किस प्रकार ज्ञात किया गया, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अथवा आवेश द्रव्यमान अनुपात किस प्रकार निकाला गया। अब मैं आप लोगों को प्रोटॉन की खोज करवा रहा हूं। एक वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पूरा करेंगे।